नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स फॉर एग्जाम्स 14 सितंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला हिंदी दिवस 2022। देश भर में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की पहचान है। भारत विविधताओं का देश है जहाँ कई भाषाएं और लिपि बोली और पढ़ी जाती है, लेकिन देश में अधिकतर लोगों की मातृभाषा हिंदी ही है। इसी भाषा को सम्मान देने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी जस्ट एक लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी है फॉर ओवर 130 करोड़ इंडियंस। सितंबर 14, 1950 को हिंदी इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बना था। इंडिया का नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ध्यान दीजिएगा। नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए काफ़ी डिबेट्स वगैरह चला था, पर नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं हुआ था। नाउ आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है। नाउ वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट होता है दोस्तों? जनवरी 10 को सेलिब्रेट होता है टू प्रमोट द लैंग्वेज एट इंटरनेशनल लेवल। वैसे हिंदी 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है दुनिया में आफ्टर मैंडरिन चाइनीज, स्पेनिश एंड इंग्लिश। हिंदी और भी कई सारे कंट्रीज में बोली जाती है, जैसे कि मॉरिशस, फिजी, सुरिनामे, गयाना, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, नेपाल एक्सेट्रा। इसमें मैक्सिमम एस्टुअल ब्रिटिश कॉलोनीज है दोस्तों। ब्रिटिशर्स बहुत पहले इंडियंस को इन सारे देशों में काम करवाने के लिए लेके गए थे, बेसिकली कॉफी एस्टेट्स में, टी एस्टेट्स में, प्लांटेशंस में। ठीक है, तो वही लोग उधर सेटल हुए। उन्हीं का जो डिसेंडेंट्स है दोस्तों, वो आजकल इन सारे कंट्रीज में हिंदी बोलते हैं। ठीक है। नाउ बिहार इंडिया का पहला स्टेट है जिन्होंने हिंदी को एज इट्स ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज अडोप्ट किया था। अभी के हिसाब से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे स्टेट्स का भी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। अगला है 5 पीपल डाई इन जुडिशियल कस्टडी एवरी डे। लेटेस्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन डाटा के हिसाब से एटलीस्ट 17,146 पीपल का डेथ हुआ है जुडिशियल और पुलिस कस्टडी में लास्ट डिकेड में। ठीक है, मतलब मार्च 2020 तक जितने केसेस रजिस्टर हुए उसकी बात कर रहा हूं। वैसे जनवरी टू जुलाई 2020 तक एनएचआरसी 914 डेथ्स इन कस्टडी रिपोर्ट किए थे, उसमें से 53 पुलिस डिटेंशन के टाइम पर हुआ था। वैसे ये पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? पुलिस कस्टडी और रिमांड का मतलब यह होता है जब एक एक्यूज्ड को पुलिस अपनी कस्टडी में रखते हैं, बेसिकली पुलिस स्टेशन में जो लॉकअप है उसमें बंद रखते हैं। Now, after an FIR is lodged for a cognizable offense, cognizable offense मतलब क्या होता है? ऐसा ऑफेंस या फिर सीरियस क्राइम जिसमें एक अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है। नॉर्मली कोग्निजिबल ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो मिनिमम 3 इयर्स रहते हैं। ठीक है, एंड द अक्यूज्ड इज अरेस्टेड बाय द पुलिस टू प्रिवेंट द टेम्परिंग ऑफ एविडेंस और इन्फ्लुएंसिंग द विटनेसेस। तो बेसिकली कोग्निजिबल ऑफेंस जब आते हैं तो पुलिस क्या अक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करके लॉकअप में बंद करते हैं, क्योंकि अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये जो अक्यूज्ड है एविडेंस को टैंपर कर सकता है, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं? पर आपको पता होगा दोस्तों, कोई भी एक अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। कौन सा फंडामेंटल राइट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नाउ जुडिशियल कस्टडी के बारे में, जुडिशियल कस्टडी इज देयर इन केस ऑफ सीरियस ऑफेंसेस वेयर द कोर्ट में एक्सीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस टू रिमांड द अक्यूज्ड इन जुडिशियल कस्टडी आफ्टर द पुलिस कस्टडी पीरियड एक्सपायर्स। देखिए, पुलिस कस्टडी का पीरियड जब एक्सपायर हो जाता है तब पुलिस क्या करते हैं? कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन को जेल में बंद रखना है। पर देखिए दोस्तों, जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा एक अक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं कर सकता है ना, ये तो है। तो जब तक ट्रायल चलता रहेगा तब तक उस पर्टिकुलर पर्सन को जेल में बंद करके रखेंगे। ठीक है, पर ये अक्यूज्ड जो है कोर्ट के कस्टडी में होगा। इसे जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। जुडिशियल कस्टडी में जब एक पर्सन रहता है, वैसे वो जेल में बंद रहेगा, कोई भी सब जेल में या सेंट्रल जेल में बंद रहेगा, पर उस टाइम पे उसे इंट्रोगेट करने के लिए पुलिस को कोर्ट की परमिशन की जरूरत है। समझ गए आप? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, और एक बार बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन ने एक कोग्निजिबल ऑफेंस किया। अब कोग्निजिबल ऑफेंस मतलब सीरियस क्राइम, आप समझ लीजिए। तो सेम टाइम पुलिस उन्हें अरेस्ट करते हैं। कोग्निजिबल ऑफेंस के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होता है। तो अरेस्ट करने के बाद पुलिस क्या है? अपनी कस्टडी में रखते हैं। पुलिस स्टेशन में जो लॉकअप है उसमें बंद रखते हैं, उसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी। वेरास जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है? पुलिस कस्टडी का टर्म या पीरियड खत्म होने के बाद पुलिस जाके मजिस्ट्रेट को या फिर कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को आप जेल में बंद रखिए, जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक इन्हें जेल में बंद रखना है, नहीं तो ये बाहर जाके एविडेंस को टैंपर करेंगे, जितने भी विटनेसेस होगा उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे।
तो कोर्ट क्या करते हैं, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखते हैं। जुडिशियल कस्टडी में रखने का मतलब होता है कोई भी जेल में बंद करके रखेंगे। बेसिकली उनका ट्रायल चल रहा होगा, जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा वो जेल में बंद रहेंगे, समझ गए। और उस टाइम पर पुलिस को अगर उस अक्यूज्ड को क्वेश्चन करना है तो कोर्ट का परमिशन चाहिए, समझ गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2020 या 21 प्रीलिम्स में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अब देखिए दोस्तों, बात यह है, ये जितने भी टर्म्स है, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, रिमांड, पैरोल, ये सबके बारे में आपने सुना होगा, पर इसका एक्चुअल मतलब क्या है ये पता नहीं होगा। अब हमारे डेली लाइफ से एसोसिएटेड ये सब, अक्सर हम न्यूज़पेपर में ये सारे टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, इवन मूवीज में भी आपने सुना होगा, जुडिशियल कस्टडी के बारे में बोलते हैं, ट्रायल के बारे में बोलते हैं, पैरोल के बारे में बोलते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए आपको हम आजकल इस तरह के वीडियोस के थ्रू ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी का रेप हुआ, किडनैप हुआ, अबडक्शन हुआ, ठीक है, प्रेगनेंसी वाला केस हुआ, अबॉर्शन वाला केस हुआ, तो ये सभी से एसोसिएटेड बहुत कुछ सीखना है हमें, जो हम हर दिन अखबार में पढ़ते हैं, मूवीज में सुनते हैं। ये सबका एक्चुअल मतलब क्या है, रिलेटेड लॉस एंड प्रोविजंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ये सबके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये मत सोचिएगा कि हम केवल मसाला न्यूज बना रहे हैं, क्योंकि आजकल कई सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं। आप एक भी वीडियो बताइए दोस्तों हमारा जिसमें कुछ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा एक भी वीडियो नहीं आपको मिला होगा, हम बनाएंगे भी नहीं, ठीक है। कोई भी वीडियो हो उसमें हम कुछ ना कुछ आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में आपका लर्निंग के लिए कुछ बताते हैं। अगला है, किंग चार्ल्स नेम्स विलियम एंड केट द प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स। क्वीन एलिजाबेथ II का डेथ के बाद उनका एल्डेस्ट सन प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन का नया किंग बने। तो ब्रिटेन किंग चार्ल्स ने अभी टाइटल्स ऑफ प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स बेस्टो किया है उनका एल्डेस्ट सन विलियम एंड डॉटर इन लॉ केट को। पहले ये टाइटल प्रिंस चार्ल्स और उनकी लेट वाइफ प्रिंसेस डायना होल्ड करते थे। वैसे यूनाइटेड किंगडम मतलब 4 कंट्रीज है, ये आपको पता होगा, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थर्न आयरलैंड, ठीक है। वैसे यूनाइटेड किंगडम का ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों मोनार्की। मोनार्की में किंग और क्वीन हेड ऑफ स्टेट रहते हैं, इसलिए ब्रिटिश मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है सोवरेन इज हेड ऑफ द स्टेट, जो किंग होगा या क्वीन होगी वो हेड ऑफ द स्टेट होंगे, बट द एबिलिटी टू मेक एंड पास लेजिस्लेशन रिसेट्स विद एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, ठीक है। लेजिस्लेशन पास करने का जो पावर है वो इलेक्टेड पार्लियामेंट के पास है। केवल आप बोल सकते हैं नाम के लिए एक सेरेमोनियल पोजीशन है किंग और क्वीन। नाउ 1689 में ग्रेट ब्रिटेन ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बने थे। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज कौन कौन से आजकल, बेल्जियम, कंबोडिया, जॉर्डन, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड एक्सेट्रा। अब दोस्तों देखिए, ब्रिटिश थ्रोन का लाइन ऑफ सक्सेशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। क्वीन एलिजाबेथ II का डेथ के बाद ऑटोमेटिकली किंग बने किंग चार्ल्स, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ II का ओल्डेस्ट सन है किंग चार्ल्स। वैसे क्वीन एलिजाबेथ का और एक बेटा है, बेटी भी है, पर लाइन ऑफ सक्सेशन में पहला थे कौन, किंग चार्ल्स। अब किंग चार्ल्स का 2 बेटा है, प्रिंस विलियम एंड प्रिंस हैरी। ओल्डेस्ट है प्रिंस विलियम, तो किंग चार्ल्स के बाद किंग बनेंगे प्रिंस विलियम। प्रिंस विलियम के बाद किंग प्रिंस हैरी नहीं बनेंगे। प्रिंस विलियम का जो बेटा और बेटी होगी ना, उनका चांसेस है, मतलब प्रिंस विलियम का अगला सक्सेसर होगा इनका ओल्डेस्ट सन जॉर्ज, प्रिंस जॉर्ज, समझ गए। अब ये जॉर्ज, शार्लोट और एक बेटा है, इसके बाद आएगा हैरी का चांस। अगर तब तक ये जॉर्ज का बेटा या बेटी हो जाता है फिर उनका चांस होगा, समझ गए। तो इस तरह चलते हैं दोस्तों इनका लाइन ऑफ सक्सेशन। अगला है, इंडिया बिकम्स पावर सरप्लस नेशन। देखिए, इंडिया एक पावर सरप्लस नेशन बना है दोस्तों। हमारा टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है ओवर 4 लाख मेगावाट। वैसे इंडिया वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी भी है। हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से आते हैं दोस्तों, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी लीड किया था। क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ये कंसीव किया था एज ए जॉइंट एफर्ट बाय इंडिया एंड फ्रांस टू मोबिलाइज एफर्ट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज थ्रू द डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। तो बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इंडिया और फ्रांस के लीडर्स COP21 के टाइम पर बेसिकली 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आइडिया कंसीव किया था।
इसमें बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में या टच करने वाला जितने कंट्रीज है वो मेंबर्स है, ठीक है। इसके बाहर भी कंट्रीज मेंबर बन सकते हैं पर उनमें वोटिंग राइट्स नहीं होगा। तो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज है उसमें सबसे ज्यादा सनलाइट मिलेगा ना, तो सोलर एनर्जी से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का चांस किसका है? ऑब्वियसली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज है उनका है, ठीक है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? वो है गुरुग्राम हरियाणा में। 106 नेशंस में से 86 ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी राटिफाई किया है। वैसे यूनाइटेड नेशंस के जितने मेंबर स्टेट्स है वो सब ISA ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल है। वैसे एक यूनिवर्सल ग्रिड बनाने का भी प्लान है दोस्तों, मतलब सारे कंट्रीज का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा वो एक यूनिवर्सल ग्रिड में कनेक्ट करेंगे ताकि कोई भी कंट्री में पावर डिफिशिएंसी नहीं होगा। वैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया दोस्तों इससे पहले भी, अब हर्षिदुद्दीन नाम के साथ सर्च कर सकते हो, आपको वीडियोस मिल जाएगा। अगला है लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हरप्पन कल्चर कमिंग अप इन हरियाणा। दुनिया का लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हरप्पन कल्चर आने वाला है राखीगढ़ी विलेज इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। द विलेज इज ए फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड। आप सबने सुना होगा दोस्तों राखीगढ़ी विलेज के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था 2600 टू 1900 BC में। लार्जेस्ट सेटलमेंट्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन राखीगढ़ी विलेज में लोकेटेड है दोस्तों इन द घाघर हकरा रिवर प्लेन। वैसे देखा जाएगा तो इस साइट लार्जली अनएक्सकवेटेड है। ओनली 5% ऑफ द विलेज अभी तक एक्सकवेट हुआ है दोस्तों, बाकी 95% अभी भी एक्सकवेट नहीं किया है। नाउ राखीगढ़ी's आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर अवेलेबल इन 2 विलेजेस। कौन कौन सा? राखी खास एंड राखी शाहपुर। 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्सकवेशन शुरू किया था राखीगढ़ी में, ठीक है। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अराउंड 3300 BC में एस्टैब्लिश हुआ था। फ्लरिश हुआ था एक्चुअली 2600 BC एंड 1900 BC के बीच में। इसे मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं दोस्तों। 1900 BC से ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन होना शुरू किया और 1400 BC तक कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन आफ्टर द फर्स्ट सिटी टू बी एक्सकवेटेड, दैट इज हरप्पा, पंजाब, पाकिस्तान। देखिए ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला सिटी एक्सकवेट हुआ था हरप्पा। हरप्पा कहां पे है? पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान में। इंडस वैली वाज होम टू लार्जेस्ट ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइनास एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइप पर जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थे जैसे कि इजिप्ट में, मेसोपोटामिया जो आज का इराक है, चाइना में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इनमें से सबसे लार्जेस्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।